वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस के आगे के टॉपिक्स को देखेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को देख रहे थे, जिसमें कुछ एक्सटर्नल और कुछ इंटरनल फैक्टर्स के बारे में जान रहे थे। आज हम लोग जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस का जो मैकेनिज्म है वो किस तरह से होता है उसके बारे में, जिसमें आज हम लोग लाइट रिएक्शन को ही देखेंगे। तो फोटोसिंथेसिस में, जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया भी गया, कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें 4 फैक्टर्स का रिक्वायरमेंट होता है और इन 4 फैक्टर्स के थ्रू ग्लूकोज का और ऐसा कहें कि कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो पाता है। प्लांट अपने लिए भोजन को सिंथेसाइज, फूड को सिंथेसाइज कर पाता है और इसी के साथ साथ बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन लिबरेट करता है ना, और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे पहले लाइट रिएक्शन को। तो देखिए, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोग स्टार्ट करें। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो होगा वो लाइट रिएक्शन होगा। फर्स्ट फेज लाइट रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, और भी बात करते हैं इस पर। फर्स्ट फेज होगा लाइट रिएक्शन एंड सेकेंड फेज होगा इसका डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम लोग आज देखना नहीं, हम लोगों को लाइट रिएक्शन देखेंगे। तो लाइट रिएक्शन को फोटो केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नाम इसका क्या होगा? फोटो केमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन है ना। लाइट बेस्ड मैकेनिज्म है ये लाइट रिएक्शन। इसमें होता क्या है ना, इसको समझते हैं। जब सनलाइट ग्रीन लीव्स पर और ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट पर फॉल करता है तो उसके विजिबल पार्ट्स को क्लोरोप्लास्ट में जो प्रेजेंट क्लोरोफिल है उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। दैट मीन्स कि सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब इस सोलर एनर्जी का फर्स्ट स्टेप में जो यूटिलाइजेशन है वही लाइट रिएक्शन है ना। ये सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब्ड वाटर को स्प्लिट कर देता है। एब्जॉर्ब्ड वाटर को स्प्लिट कर देता है 2 पार्ट में मेनली, है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में। हाइड्रोजन आयन दैट मीन्स देखेंगे कि हाइड्रोजन आयन यहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ना। ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 जिसको कहते हैं, है ना, गैसियस फॉर्म में होता है। ये लिबरेट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में, जबकि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन आयन का जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्म है वो यूज हो जाता है NADPH बनाने में और फिर ATP बनाने में। दैट मीन्स कहीं ना कहीं कह सकते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी फॉर्म बनाने में यूज हो जाता है। ये लाइट रिएक्शन का प्रॉपर मैकेनिज्म है। देखते हैं हम लोग। व्हेन लाइट या सनलाइट, जो भी लिखना है, फॉल्स ऑन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, और आप लीव भी लिख सकते हैं, लीव्स पर गिरता है, देन इट इज एब्जॉर्ब्ड, या फिर ऐसा लिखिए, इट्स विजिबल पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, है ना, बाय क्लोरोफिल प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल कहां प्रेजेंट होता है बताइए? प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फिर आगे क्या होगा? दिस ट्रैप्ड एनर्जी और एब्जॉर्ब्ड एनर्जी is utilized
इन ब्रेकिंग ऑफ वाटर और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, जो भी लिखे आप, वाटर मॉलिक्यूल्स, है ना। एंड अकर्स, ये होता कहां है इसका आपको साइट भी कंफर्म करना होगा। एंड अकर्स इन ग्रेना, है ना। ये ग्रेना क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया गया है। स्टैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ थैलेक्वाइड इज कॉल्ड ग्रेना, है ना। अगर एक स्टैकिंग को देखेंगे तो ग्रेनम होगा, और बहुत सारे स्टैक्ड स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ग्रेना होगा। तो ये ग्रेना में होता है। तो लाइट रिएक्शन कहां होता है, तो ग्रेना में होगा। ये आप एमसीक्यूज में होगा बेहतर। किस तरह के लाइट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, विजिबल पार्ट्स ऑफ लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, बहुत ही सिंपल है, क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है ना। तो ये सारा चीज अभी इसके प्रोसेस को जानते हैं। वैसे आप समझ गए मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस दो पार्ट में पढ़ना है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर डार्क रिएक्शन भी पढ़ना होता है। दैट मीन्स अगर कोई आपसे पूछता है कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट फेज को किस नाम से जानते हैं, तो आप कह सकते हैं लाइट रिएक्शन के नाम से, और फोटोकेमिकल रिएक्शन के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। अब मैकेनिज्म है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, इस चीज को नोट कर लीजिए। अभी टोटली हम लोग लाइट रिएक्शन को ही देख रहे हैं, है ना। तो लाइट रिएक्शन को ही देख रहे हैं। तो आगे क्या होगा, जैसे ही ग्रेना में जो क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, तो ग्रेना में जो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस इस तरह का होगा। वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट करेगा सनलाइट के द्वारा, सनलाइट या सोलर एनर्जी के थ्रू ये स्प्लिट करेगा। किसमें, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, दैट मीन्स O2, है ना, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन आयन में। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन यहां पर देखें 2 लगा देंगे, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा ये, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट मीन्स 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन सिंपल, एंड 1 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, है ना। 2 ऑक्सीजन देख रहे हैं आप, अगर बैलेंस करेंगे तो इस तरह से हम लोगों को 4 हाइड्रोजन एंड O2 मिल जाएगा, दैट मीन्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ये कहां चला जाता है, इनटू द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहां चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में, है ना। तो यहां आप आगे लिख सकते हैं, इस तरह का इक्वेशन डाल करके लिख सकते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स splits into hydrogen and molecular oxygen. This molecular oxygen goes into or liberate into atmosphere. अब सही से समझेंगे ना तो पता ये चलता है कि ये जो ऑक्सीजन है ये बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट दैट मीन्स की फोटोसिंथेसिस का जो मेन मोटो है वो है कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करना और फूड सिंथेसाइज करना प्लांट के लिए, है ना। लेकिन बीच में ही हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। तो आप ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, इसको आप बाई प्रोडक्ट भी कहते हैं। अगर पूछा जाए बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो डायरेक्ट आंसर होगा मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस। अब ये तो चला गया, अब इसके केमिस्ट्री को थोड़ा समझना है हम लोग को। हाइड्रोजन अगर होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो हमारे पास अगर 4 हाइड्रोजन है दैट मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन एंड 4 प्रोटॉन्स होंगे। तो देखिए इसको 4 हाइड्रोजन को इक्विवेलेंटली आप लिख सकते हैं 4 प्रोटॉन, प्रोटॉन हाइड्रोजन प्लस आयन से दिखलाया जा रहा है, और 4 इलेक्ट्रॉन दिखलाया जा सकता है। नेगेटिव आयन आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो 4 प्रोटॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन। इस 4 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन क्या है, तो कहा कि इसका यूटिलाइजेशन ये है कि ये बायोलॉजिकल एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहां लिखेंगे द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स
are involved in formation of, इसको एसिमिलेटरी पावर भी कहा जाता है। आप इसको देखेंगे एसिमिलेटरी पावर भी कहते हैं। एसिमिलेटरी पावर, अगर ये नहीं याद हो तो आप ये लिख सकते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी। बायोलॉजिकल एनर्जी है ना, तो बायोलॉजिकल एनर्जी बनाने में इन्वॉल्व हो जाता है। अब ये कैसे होता है उसको भी देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। क्या है, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन हो जाता है। देखिए ये जो एसिमिलेटरी पावर है पहले उसको समझ लीजिए। एसिमिलेटरी पावर NADPH है और ATP है ना। लिख देते हैं जिसमें आपको आसानी हो। एसिमिलेटरी पावर जो है वो दो तरह का है यहां पर, है ना। NADPH, इसका फुल फॉर्म भी आप देखिए, एब्रिविएशन फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट विथ हाइड्रोजन। है ना, हाइड्रेटेड भी कहा जाता है इसको, या विथ हाइड्रोजन भी आप बोल सकते हैं NADPH। और एटीपी को आप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट भी कह सकते हैं। एडिनोसिन कह नहीं सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एसिमिलेटरी पावर है या फिर बायोलॉजिकल एनर्जी फॉर्म है ये, है ना। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी आगे क्या होगा देखिए, याद रखना है आपको, ये 4 प्रोटॉन एटम है, फंडामेंटल पार्टिकल प्रोटॉन के फॉर्म में होगा, इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में होगा। आया कहां से वो आपको बता दिया गया, हाइड्रोजन का ये डिसइंटीग्रेटेड फॉर्म है। अब इसमें होगा ये ADP। अभी ATP से ADP आपको याद हो जाएगा, इसका हम इसलिए फुल फॉर्म लिखेंगे नहीं। एडिनोसिन T से ट्राई हो जाता है ना, उसी तरह से यहां पर एडिनोसिन D से डाई हो जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। यहां हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहां हो जाएगा एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लिख ही देते हैं, चलो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है ये। इसमें क्या होगा, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा और जुड़ने के लिए इसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, तो इस तरह से ये एडीपी से, चूंकि देखो यहां देखो डाइफॉस्फेट था ना, अब एक मॉलिक्यूल वन एटम ऑफ फॉस्फेट यहां आ गया, तो ऐसे में डाई से ये ट्राई हो गया, दैट मीन्स ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, एटीपी बन गया। अब जानते हैं बायोलॉजिकल एनर्जी है, ये फॉर्म है, एनर्जी फॉर्म है ना, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेल के अंदर अगर एनर्जी के फॉर्म में कुछ है तो वो है एटीपी, तो ये एटीपी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड स्टेप जो होगा, जहां प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन होगा, उसको देखो, NADP प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पर आप निगेटिव आयन लगाएं, तो यहां फॉर्मेशन क्या होगा, देखिए फॉर्मेशन क्या होगा। इसको समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए इसको याद कैसे आप रख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन और यहां एक पॉजिटिव आयन दिखलाया जा रहा है, 1 पॉजिटिव आयन प्लस 2 निगेटिव आयन, है ना, प्लस 2 निगेटिव आयन। तो फाइनली अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो 1 निगेटिव आयन आपको समझ में आएगा, है ना, 1 निगेटिव आयन समझ में आएगा। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन अगर NADP आयन कर लेता है, तो ये अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा NADP माइनस आयन में कन्वर्ट होगा, है ना। तो NADP माइनस, पहले हम स्टेप लिख देते हैं आपको, NADP
माइनस आयन में कन्वर्ट हो गया। अभी इस दोनों का यूटिलाइजेशन हो गया है ना। अब बचा आपके पास +2 हाइड्रोजन और प्रोटॉन, हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन। तो 2 प्रोटॉन जो है इसका यूटिलाइजेशन करेगा। तो अब देखो एक हाइड्रोजन तो इसके निगेटिविटी को खत्म करेगा है ना। तो ये अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना लेगा, NADPH प्लस हाइड्रोजन आयन। एक हाइड्रोजन का यूटिलाइजेशन कर दिया, एक हाइड्रोजन। अब यहां क्या है, ऐसा सेंस है जैसे सोडियम पॉजिटिव आयन प्लस क्लोरीन निगेटिव आयन, और ये दोनों आयोनिक रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, NaCl है ना। उसी तरह से NADP माइनस एंड 1 हाइड्रोजन प्लस और प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन, तो ये क्या बना लिया, NADPH, और बचा एक, तो यहां पर आपको एक हाइड्रोजन भी मिल रहा है। ये याद रखने का एक तरीका है, इस तरीके से आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो ये ऐसी मिलिट्री पावर डेवलपमेंट करने में किस तरह से वाटर का स्प्लिटिंग रिक्वायरमेंट था वो आप देख लिए। अगर वाटर स्प्लिट नहीं करता तो फिर ये मॉलिक्यूलर आयन ऑक्सीजन गैस डेवलपमेंट नहीं कर पाता। इसी के साथ साथ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, हाइड्रेटेड निकोटिनामाइड एडेनिन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जो कि एसिमिलेटरी पावर है, बायोलॉजिकल पावर है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।